हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। ये क्लास हमारी टीचमेंट के साथ साथ यूट्यूब पर भी स्ट्रीम करी जा रही है। और आज जो हम लोग कंटेंट को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एम लक्ष्मीकांत का समरी। और आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान और उसका जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के बारे में जितने भी स्पेशल कंटेंट होते हैं उसको कोशिश करूंगा कि 1 से 2 क्लासेस में ही मैं कवर अप कर लूँ। तो इस 1 से 2 क्लासेस में मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जितनी भी कंटेंट को बताया जाएगा आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का समरी। और वो बुक हम किससे प्रेफर कर रहे हैं, तो वो बुक हम लोग यूज़ करेंगे इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। ये बेस्ट एवर बुक मानी जाती है यूपीएससी और बीपीएससी या फिर जितने भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएससी के एग्जामिनेशन होता है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मैक्सिमम जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो अपने पूरी लाइफ में एग्जामिनेशन से पहले करीब करीब 5 से 6 बार इस बुक को पूरी की पूरी तरह से पढ़ जाते हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको वो अपने मतलब प्रैक्टिस सेट में बना भी जाते हैं। तो आप लोग से भी उम्मीद करेंगे ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ, इसके लिए कोई इशू नहीं होगी। लेकिन इसकी हार्ड कॉपी आपको परचेज करना पड़ेगा। अगर इसका लिंक चाहिए होगा तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के इस बुक को डाउनलोड कर रहा हूँ, परचेज भी कर सकते हैं। चलिए, ये इस वाले जो मतलब ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इसका ही ये एक एजुकेशनल बेसिस से बना हुआ। ये जो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थी वो एक्चुअली बनाई गई थी पीपल के लिए, गवर्नमेंट के लिए, लेकिन जो एजुकेशन के लिए बनी थी वो थोड़ी डिफरेंट होती है इससे। बस उसमें अमेंडमेंट्स वगैरह जो होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उसको अलग तरीके से बताया जाता है जो एजुकेशनल बुक होती है उसके जिसके कंपेरिजन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल लिखी गई थी उसके कंपेरिजन में देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग समय में प्राइम मिनिस्टर बने थे उनका एक लंबा सा लिस्ट है। हम इन सभी लिस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जो सबसे पहले पीएम बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रधानमंत्री बने थे हिंदुस्तान के। और अभी के हमारे हैं कौन, तो हमारे मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी। तो बस आप इतने याद रखिएगा। इसके बारे में और भी जितने भी पीएम्स हैं हमारे उनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि इनका क्या योगदान था और क्या था, वो हम लोग सेकेंड वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही देखते हैं। तो चलिए कंटेंट को शुरू करते हैं। ये हमारी 12वीं क्लास है, सॉरी ये 12वीं क्लास नहीं है, ये गलत आ गया है यहाँ पर, ये शायद 5वीं क्लास होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सारी की सारी टॉपिक हमारी निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब पर भी स्ट्रीम करी जाती है और आप वहाँ से भी अगर क्लास छूट जाए तो सारे कंटेंट को देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइम मिनिस्टर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री। अब इनका जो मतलब प्रोसीजन है, मतलब कहाँ से ये लिया गया है, तो हमारा इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब जर्मनी के वहीं के, सॉरी जर्मनी के कह रहा हूँ, वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जर्मनी से नहीं लिया गया है। जर्मनी से इमरजेंसी लिया गया है। ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहीं से लिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री का किस प्रकार से सिलेक्शन करना है, उनका वर्क क्या होगा, साथ में वो किस प्रकार का रोल अदा करेंगे कंट्री में, उस चीज़ को यहाँ से लिया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे उस कंटेंट को। सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जो लास्ट का ये जो डेटा है ये हमारा 2019 का डेटा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अभी जो नया चुनाव फिर से होगा उसमें डेटा बदलते जाएंगे। और ये डेटा प्रोवाइडर है हमारे अल जजीरा नेटवर्क। अल जजीरा नेटवर्क एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी पॉलिटिकल खबरें होती हैं उसको वो टॉप बेसिस पर प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा उन्होंने गलती भी कर दी है यहाँ पर, जो चाइना के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ पार्ट है उसको इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया है, तो मैं उसको बना देता हूँ। जो लेह लद्दाख है उसको उन्होंने काट दिया है। तो एक्चुअली हिंदुस्तान का मैप इस तरीके का होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है अगर आप हिंदुस्तान के मैप को ठीक से कहीं भी डिनोट नहीं करते हो। तो ये उनका बनाया हुआ है, तो मैं इस चीज़ के लिए क्षमा मांगता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैं पूरी तरह से सम्मान करता हूँ और जो हिंदुस्तान का ओरिजिनल मैप है उसको मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ समझिएगा, यहाँ पे है क्या, टोटल 542 सीट्स पर वोट हुई थी 2019 वाली। वो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं, अन्य चुनाव के बारे में मैं बता रहा हूँ। और ये उसके डेमोग्राफी बताया है। ये डेमोग्राफी में अलग अलग चीज़ क्या बताई गई है कि जितने अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे हिंदुस्तान के, उस हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट से मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स रहते हैं उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया। तो जो ज़्यादा जितना डार्क प्लेसेस है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे पॉपुलेशन हमारी कम है। बस इसी को यहाँ पर बताया। हमको ये सीट बताना था, इसीलिए मैंने इस स्लाइड को इस वीडियो में ऐड किया है।
उसके बाद आती है हमारी प्राइम मिनिस्टर का मेन फंक्शन, उसको हम लोग देखते हैं किस आर्टिकल में, कहाँ पर इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट प्राइम मिनिस्टर इज वन हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो एक क्वेश्चन भी बच्चों हमारे सामने, ये बहुत ही एग्जामिनेशन में बहुत ही आसानी से पूछा जाता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो लोअर लेवल के होते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है, उसकी जो उनकी जो नियुक्ति होती है वो नियुक्ति कौन करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की जो नियुक्ति होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट कहते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख है कि एक प्रधानमंत्री होता है। देखो 75 में इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि हिंदुस्तान का एक प्रधानमंत्री होगा, एक व्यक्ति होगा जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और उसका जो नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं, तो वो हमारे राष्ट्रपति कहते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीड्योर फॉर हिज इलेक्शन और अपॉइंटमेंट। देखो इस बात के बारे में एकदम बाजाबता उल्लेख किया गया है कि उनके चुनाव, मतलब कि इनके हमारे जो पीएम होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, उनके चुनाव या नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं होती है। मतलब कोई विशेष प्रकार का अरेंजमेंट नहीं कराया जाता है उनके लिए। तो क्या होता है, आर्टिकल 74 ऑफ 1, मतलब आर्टिकल 74 का भाग 1 स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। देखो कहा गया है ये सब आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको ना एकदम दिमाग के अंदर में रखना कि अनुच्छेद 74 का जो भाग 1 है, इसमें इस चीज को मेंशन कराया गया है कि राष्ट्रपति जो होगा उसकी सहायता के लिए, उनकी मदद करने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए उनका एक मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद एक्चुअली होता क्या है मैं बताता हूँ। देखो अगर आप चुनाव का प्रक्रिया देखिएगा तो वो चुनाव का प्रक्रिया ऑलरेडी हम लोग इलेक्शन कमीशन जब पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत से, तो उससे मैं आपको क्लियर बताऊंगा। तो वो अलग अलग चरण में होता है, स्टेट लेवल पे अलग होता है। तो जिन लोगों को पीपल चुनते हैं, मतलब हम लोग वोट दे करके एमएलए और एमपीज को बनाते हैं, फिर वो एमपीज जाते हैं अब मतलब जिस स्टेट के वो हैं उसकी हम लोग अपने स्टेट का मध्यस्थता करने के लिए सेंटर में। तो इसी प्रकार से एक चैनल बनता है, तो वही मंत्रिमंडल, तो उनका एक मंत्री का एक मंडल होता है, एक टीम होता है जो वर्क करता है किनके साथ में, प्रधानमंत्री के साथ में। और प्रेसिडेंट को कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मतलब किसी सलाह की या सहायता की, तो वो मंत्री परिषद का हेड मतलब प्राइम मिनिस्टर अपने पूरी मंत्री परिषद के साथ जाकर के किसी भी निर्णय को देता है, और उसके बाद ही किसी डिसीजन को जब प्रेसिडेंट के पास रखा जाता है, तो जब उनका सिग्नेचर और सील लग जाता है तो वो आर्टिकल के रूप में बन जाता है, मतलब वो पारित हो जाता है। तो आगे क्या कहा गया है कि इस प्रकार भारतीय संविधान स्वयं मंत्रिपरिषद को मान्यता देता है। और इस तरीके से ये समझ में आता है कि जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इटसेल्फ रिकॉग्नाइजेज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वही हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी ने इस चीज को बना के रखा है कि हिंदुस्तान में एक मंत्री, एक प्रेसिडेंट होगा, तो उन्हीं के नीचे में, मतलब उनके नीचे में नहीं कह सकते हैं, मतलब उन्हीं के एक साइड में एक प्रधानमंत्री भी होगा, और प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा सा मंत्रिमंडल होगा जिसको की मध्यस्थता करने के लिए, मतलब उसके जो चीफ होंगे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। और वो प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन क्या होगा कि मतलब जितना भी सरकार होता है वो चलाने का जो मेन मतलब वर्क होता है वो मंत्रिमंडल के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का होता है। अब क्या है, आगे एक बात कही गई, देखिएगा, द टॉपिक प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर आईएएस एग्जामिनेशन। देखो कोई भी यूपीएससी वगैरह का एग्जामिनेशन देखिएगा तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका जो भी स्टेजेस होता है, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, हर जगह पे हो सकता है आपसे कभी ये क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। प्राइम मिनिस्टर हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ, वर्किंग एंड फंक्शन हुआ, ये सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में हो सकता है आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जाएं। अब क्या है, दिस आर्टिकल इज मेंशन इन डिटेल अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उसमें प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के बारे में दोनों को मैंने एक जगह पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है, और उसके कार्यकाल को, मतलब हुम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो कि कार्यकारिणी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको हम लोग इस वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मेन एक प्रश्न सभी के दिमाग में आता है कि भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित या नियुक्त होते हैं। तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। देखो निर्वाचन और नियुक्ति अलग अलग कंडीशन होती है, अपॉइंटमेंट होती है या इलेक्टेड होती है,
उस चीज को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ पर्सन एज द प्राइम मिनिस्टर हु इज ईदर द लीडर ऑफ पार्टी which holds a majority of seats in Lok Sabha or is the person who is able to win the confidence of Lok Sabha by gaining the support of other political parties। ध्यान से समझिएगा इसको, ये कहा क्या जा रहा है। तो भारत के राष्ट्रपति एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। ध्यान देना है कैसे, क्या होता है कि जो हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति होते हैं वह एक व्यक्ति को, मतलब कोई एक व्यक्ति होना चाहिए स्पेशल, जिसको राष्ट्रपति क्या करेंगे बच्चों, तो वो उसको नियुक्त करेंगे। आप इस एक एक शब्दों को ध्यान समझना, वो क्या करेंगे, उसको नियुक्त करेंगे, जो या तो उस दल का नेता होता है जिसके पास लोकसभा में बहुमत की सीटें होती हैं, मतलब लोकसभा होगा उसमें बहुत मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी में होना चाहिए उसको, या फिर वह व्यक्ति होता है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा का विश्वास जीतने में सक्षम होता है। अब क्या है ये लोकसभा का विश्वास जीतने में, तो लोकसभा में जितने मेंबर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का उनके पास क्या होना चाहिए, तो विश्वास होना चाहिए। मतलब कि उस व्यक्ति पर, फलां व्यक्ति पर सभी लोग भरोसा कर सके, और वो होना चाहिए किस रूप में, तो मेजोरिटी के रूप में। मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स में समझो तो मैक्सिमम पीपल उस व्यक्ति के फेवर में होना चाहिए। तो आपको ये बात भी समझ में आ गया। आगे क्या कहता है इसमें, ऑल द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। देखो जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, मतलब जितने भी मंत्री होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट, उसको मतलब जो नियुक्त किया जाएगा वो कौन करेंगे, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो मंत्रिमंडल में जितने भी व्यक्ति होंगे उनकी नियुक्ति किनके द्वारा होती है, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होती है। लेकिन एडवाइस किसको किया जाएगा, मतलब अपॉइंट करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एडवाइस कौन देते हैं कि फलां व्यक्ति को फला मंत्री बनाना है, तो वो काम हो जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। अब इसका छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को हेल्थ मिनिस्टर बनाना है, तो हेल्थ मिनिस्टर बनाना है तो प्राइम मिनिस्टर उसको ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई तुम हेल्थ मिनिस्टर बन गए, चलो हमारी बीजेपी जीत गई है और तुम हमारे मंत्री के मेंबर हो, मंत्रिमंडल के एक सदस्य हो, तो आपको हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी जाती है। ये कंडीशन नहीं होता है। दरअसल होगा क्या, जैसे ही अगर उन, जैसे कि अभी मनसुख है, वो हेल्थ मिनिस्टर है, तो अगर उनको बनाया गया होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर के सामने, वो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देंगे किनको, प्रेसिडेंट को, कि ये व्यक्ति इस चीज के लायक हैं, आप इनको नियुक्ति कर दीजिए हेल्थ मिनिस्टर के रूप में, तो उनकी नियुक्ति होती है। आगे एक नोट में लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर on his own discretion but only when no party has a clear majority in the Lok Sabha। एक और बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। वो नोट है क्या कि राष्ट्रपति भी अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन तभी जब लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो। देखो अगर बाय द वे कोई हम जैसे कि लोकसभा में देखा जाए किसी के पास बहुमत नहीं है, दोनों अगर विड्रॉ हो गया, तो उस केस में चाहे तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक से, वो अपने हिसाब से जिनको वो पसंद आएगा उनको वो क्या कर सकते हैं, तो उनको वो पीएम बना सकते हैं। आगे कहा गया है एक और चीज़ कि टू गेट द लिस्ट, अब क्या है यहाँ पे, हाँ मेजोरिटी। अब क्या है, भारत के प्रधानमंत्री की सूची प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार लिंक पर क्लिक कीजिए। तो भैया वो लिंक यहाँ पर जनरेट कर दिया गया है, आप इसको समझिएगा। अब यहाँ पे क्लिक करने पे वो नहीं खुल सकता है क्योंकि ये आपको सिर्फ पीडीएफ में दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा। पीडीएफ में वैसा बना दूंगा मैं। देखो तो हिंदुस्तान के जितने ही प्राइम मिनिस्टर हैं सबको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू हैं, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, सबका टाइम दिया हुआ है। गुलजारी लाल नंदा देखो ये एक बार बने, फिर ये दोबारा फिर से बन गए, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी भी हमारी कितनी बार बन गई, ये भी 2 बार बन गई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एसडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी हमारे एक व्यक्ति हैं जो 2 बार बने हैं, सॉरी रिपीटेड है। मनमोहन सिंह, और अभी हमारे कौन से हैं, तो नरेंद्र मोदी। तो इधर से एक क्वेश्चन छोटा इजी सा ही आता है कि कौन व्यक्ति 2 बार, कौन से व्यक्ति 2 बार पीएम बने हैं। तो गुलजारी लाल नंदा बने हैं, उसके बाद हमारी इंदिरा गांधी बनी है, और द थर्ड पर्सन इज अटल बिहारी वाजपेयी।
वैसे अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल बहुत छोटा सा था, ये बात सबको पता होनी चाहिए। पहले बार में, दूसरे टर्म में वो बने थे तो वो लंबे समय के लिए बने थे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें और कुछ फैक्ट जानने के लिए नहीं है। अभी हमारे पीएम है उनका नाम है नरेंद्र मोदी। अब देखिए कब तक बन के रहते हैं, आगे चुनाव भी आने वाला है। अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का पावर्स एंड फंक्शन, इसको समझिएगा। प्रधानमंत्री की कार्य और शक्ति। अब इनके कार्य और शक्ति को समझें उससे पहले इन फैक्ट्स को देखिएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व द कंट्री बाय फॉलोइंग वेरियस फंक्शन। देखो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो विभिन्न कार्यों का पालन करने के लिए देश की सेवा करते हैं। देखो प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली एक ऐसा व्यक्ति होता है जो देखा जाए तो समझिए तो एक राजनीतिक दल का चीफ होता है। देखो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी राजनीतिक दल के चीफ नहीं होते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो एक प्रधानमंत्री होता है वो किसी राजनीतिक दल का एक चीफ होता है, उसका एक मंत्रिमंडल होता है। प्रेसिडेंट का एक मंत्रिमंडल नहीं होता है। और एक बात याद रखना, भले हिंदुस्तान में सबसे प्रथम व्यक्ति हमारे प्रेसिडेंट हो, लेकिन फिर भी हमारे देश का जो मुख्य व्यक्ति औपचारिक तौर पे होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। देखो लिखी हुई बातों में कहते नहीं है, एक पूरा फैक कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से पढ़िएगा ना आप, तो उसमें एक बात क्लियर लिखी हुई है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो नाम मात्र के व्यक्ति होते हैं। उनका काम सिर्फ सिग्नेचर करना, मुहर मारना होता है। अदर देन दैट उनका कोई काम नहीं होता है। सारा कुछ उनको चलाने के लिए नीचे का जो मंत्रिमंडल है ना प्राइम मिनिस्टर का, वही उनको चलाता है। मंत्रिमंडल देगा डिसीजन किनको? प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर साहब बोल देंगे जाकर के राष्ट्रपति साहब को कि आपको यही काम करना है, तो उनको वो काम नहीं चाहते हुए क्या भैया, मंत्रिमंडल से जो सरकार चला रही है वो उसके तरफ से रूल नियम रेगुलेशन आएगा तो उनको तो उसको पारित करना ही पड़ेगा। अब ऐसे एक और एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ वीटो पावर्स वगैरह होती हैं, तो वीटो पावर्स उस केस में ज़्यादा मतलब कार्यरत होती हैं जब जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। तो रूलिंग पार्टी हमारी बीजेपी वाली तो कमज़ोर नहीं है, अभी जो अपोजिशन में हमारी है वो पार्टी कमज़ोर है, तो अभी उतना ज़्यादा मकसद नहीं बनेगा। क्योंकि अभी जो है होल एंड सोल मोदी साहब है, मोदी की सरकार, बीजेपी सरकार है, तो वही जैसे चाहेगी प्रेसिडेंट को चलाएगी। अदर जो अपोजिशन वाले हैं वो सिर्फ हंगामा कर सकते हैं, अपोजिशन में है तो चाहे तो वो विवेचना कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। अदर देन दैट उनके पास कोई पावर नहीं होती है। आगे देखिएगा, वैसे आप लोग एक बात बताओ, आगे जो चुनाव होने वाला, देखो मैं आपसे राय ले रहा हूँ, आप ऐसा नहीं कि जजमेंटल वाली बात यहाँ पे नहीं है। आगे जो चुनाव होने वाला है मतलब हमारे हिंदुस्तान में, तो उसमें क्या लगता है, बीजेपी जीतेगी या कोई दूसरी पार्टी आएगी? आप बताओ, आपके राय हैं, सब अपने अपने राय दे सकते हैं। चुनाव का रिजल्ट आएगा उस समय पता चलेगा। आप लोग क्या लगता है बच्चों, क्या बीजेपी आएगी? हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा। देखो ऐसे पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ बहुत सारे बच्चे, हाँ ठीक है ठीक है। देखो वॉइस प्रॉब्लम अगर आ रहा होगा, देखो वॉइस तो सही है, माइक तो मेरा एकदम सही जगह पे है यार, वॉइस प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चे का यस आ रहा है, समझ रहा हूँ मैं भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। जो भी आए बस हमारा देश आगे बढ़ते रहे, देश सर्वोपरि है। देश के व्यक्ति थोड़े सर्वोपरि होते हैं, देश आगे बढ़े, कोई भी व्यक्ति आके चलाए बस अच्छे से चलाए, यही हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए आगे कंटेंट को हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहला क्या कि भारत के प्रधानमंत्री विभिन्न कार्यों का पालन करके देश की सेवा करते हैं, मतलब उनका बहुत सारा कार्य होता है उसको वो पालन करते हैं। वह निम्नलिखित रूप से जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने कार्य करते हैं। अब वो क्या क्या है, ही परफॉर्म्स हिज फंक्शन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सबसे पहला द लीडर ऑफ कंट्री, वह देश का नेता होगा। सबसे पहला क्या होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो कौन होगा? वो हमारे देश का नेता होगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का प्रधानमंत्री भारत सरकार का प्रमुख होगा। सबसे पहली नियम ये है। दूसरी नियम क्या है बाबू, बच्चों बाबू आप लोग देखना, पोर्टफोलियो एलोकेशन। देखो पोर्टफोलियो का आवंटन मतलब क्या होता है कि जब कोई सरकार जीतती है, जैसे कि बीजेपी सरकार का नेक्स्ट चरण में चुनाव होगा और वो जीतेगी, तो उनके मंत्रिमंडल में जो जो व्यक्ति होंगे, जिस जिस व्यक्ति ने जितना बड़ा योगदान दिया होगा, उसी हिसाब से उनको मंत्रिमंडल सौंपा जाएगा। मंत्रिमंडल मतलब शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, खाद्य मंत्री, ट्रेवल मंत्री, या फिर कोई भी मतलब वाणिज्य मंत्री। देखो मंत्रिमंडल बहुत बड़ा है, दैट्स बिग बिग कहा जाता है,
सर्किट, बहुत बड़ा सर्किट है वो, उसमें एक दूसरे से सब कोई जुड़े हुए रहते हैं। तो मंत्रिमंडल हम लोग जब पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को बताएंगे, कितने प्रकार के मंत्रिमंडल होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, कौन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, किसका पावर कम होता है, वो सब चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जितनी भी पोर्टफोलियो होती है कि जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर किनको बनाना है, तो ये चीज़ का जो डिसीजन होता है ये मंत्रिमंडल नहीं लेती, ये प्रधानमंत्री स्वयं लेता है, क्योंकि उसके पास पूरी की पूरी इस बात का डाटा होता है कि कौन सा व्यक्ति कितना सारा वोट लेकर के आया है अपने स्टेट या अपने डिस्ट्रिक्ट से। तो जो व्यक्ति जितना बड़ा योगदान देता है उस हिसाब से उनको पोस्ट दी जाती है। अब जैसे कि सबसे बड़ा पोस्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ, वाणिज्य मंत्रालय। तो वाणिज्य मंत्रालय वैसे व्यक्तियों को मिलता है जो प्रधानमंत्री के बहुत करीब के होते हैं। शिक्षा मंत्रालय, वो भी बहुत करीब वाले होते हैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जितने भी लोग क्लोज होते हैं ना, उन लोगों को बड़ा पोस्ट मिलता है, और जो लोग थोड़े से उनका कम योगदान होता है उन लोगों को दूसरे तरीके का पोस्ट दिया जाता है, छोटे पोस्ट दिए जाते हैं। जैसे कि अब हथकरघा विभाग हो गया, तो वो सब छोटा मोटा है, तो वो सब छोटे मंत्री को मिलता है। जो क्लोज वाले होते हैं, जिन्होंने बड़ा योगदान किया रहता है, उनको ज़्यादा कुछ मिलता है। आगे देखते हैं बच्चों, चेयरमैन, उसके बाद क्या होगा, चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, वो मंत्रिमंडल के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। तो द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट्स द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। अब क्या होगा नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। देखो अध्यक्ष किसे कहते हैं, अब किसी को मालिक तो हम नहीं कह सकते हैं, तो उसके जगह पे संविधान में एक शब्द यूज किया जाता है, अध्यक्ष। अध्यक्ष मतलब वह व्यक्ति जो किसी भी एक मंत्रिमंडल का चीफ होता है। अब अध्यक्ष, अध्यक्षिका कोई भी हो सकता है जो चीफ होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर हमारी फीमेल होगा तो वो अध्यक्षिका कहलाएंगी, नहीं तो वो अध्यक्ष कहलाएंगे, ठीक है। अब क्या है, सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण राय अंतर होने पर वो अपना निर्णय थोप भी सकता है। देखो आगे क्या कहा है कि अगर ही कैन इम्पोज द डिसीजन इफ देयर इज अ क्रूशियल ओपिनियन अमंग द मेंबर्स। अगर मंत्रिमंडल में कोई दो नेता हैं जो किसी एक बात पर डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस केस में प्रधानमंत्री का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, और वो चाहे तो किसी के ऊपर कोई डिसीजन थोप भी सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि भाई आपको ये डिसीजन मानना होगा, और नहीं मानोगे आप तो यू विल हैव टू लीव द पार्टी, ऐसा डिसीजन आता है। और ये सब बहुत ही कम देखा गया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति को किसी पार्टी से हटा दिया गया। पार्टी से हटाने के लिए बहुत तरह के अलग अलग वाद विवाद होते हैं, जैसे कोई अगर किसी स्कैम में फंस गया तो वो हटता है, या फिर किसी के ऊपर आपत्तिजनक आरोप आ गए तो उस केस में हट सकता है, या फिर किसी के ऊपर मर्डर वगैरह, एक्सटॉर्शन वगैरह का कोई आरोप आ जाता है। तो मंत्रिमंडल देखो कितना शातिर होता है, बहुत कितना मतलब अच्छा से, मतलब वो लोग डेवलप किए हुए हैं इस स्किल को, कि किसी को ये नहीं बोलते हैं कि तुम ग्रुप से निकल जाओ, तुम मंत्रिमंडल छोड़ के चल जाओ। वो ये बोलते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, मतलब मैं आपको नहीं निकाल रहा हूँ, आप गलती में पकड़े गए हो तो आपको इस्तीफा देना होगा। तो ये सब बहुत ही औपचारिक बातें होती हैं कि बच्चा ऐसा नहीं है कि फटाक से निकाल दिए, चलो कल से तुम नहीं आओगे, निकलो यहाँ से, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे बहुत ही औपचारिक रूप से होता है। कोई अगर किसी बड़े घोटाला में फंस गया तो उसको बहुत ही औपचारिक रूप से हटाया जाता है, बोला जाता है आप इस्तीफा दो और आप पार्टी छोड़ के चले जाओ। तो ये पार्टी छोड़ देगा और अपोजिशन वाले पार्टी में जाके मिल जाते हैं वैसे लोग, ये सब भी देखा गया। यही सत्ता का फेरबदल कहलाता है, मतलब दल बदल की जो नीति होती है यहीं से आई हुई है। दल कैसे बदलाता है इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा आगे। आगे आता है नेक्स्ट हमारा, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ठीक है, और वो चाहे तो किसी के ऊपर थोप भी सकता है, हम समझ गए। उसके बाद है ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्री। अब देखो, आधिकारिक प्रतिनिधि मतलब देश का आधिकारिक प्रतिनिधि, मतलब अगर किसी देश को दूसरे कंट्री में क्या करना है, प्रतिनिधित्व कराना है, तो उसके लिए पीएम साहब जाएंगे। आपने कभी देखा है, हमारे मोदी साहब बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर देखे हो कितना लांछना लगता है कि वो अमेरिका घूम रहे हैं, कभी जापान घूम रहे हैं, कभी चाइना घूम रहे हैं। तो वो घूमते नहीं रहते हैं, वो एक्चुअली अपने देश का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। और जो लोग को पता नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ भी होती है, उसमें ये सब चीज़ लिखा हुआ है, तो वो कुछ भी बोल देता है। तो भाई जो व्यक्ति देश के कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं आदर करेगा तो वो देश का सच में देशद्रोही कहलाएगा। ये बात तो एकदम 100% है, क्योंकि आर्टिकल में लिखा हुआ, फंडामेंटल राइट में आता है हमारा कि हम अपने देश के संविधान का सुरक्षा करेंगे। तो ये एकदम जब बजाबता लिखी हुई बातें हैं, तो कैसे कोई व्यक्ति उसके अगेंस्ट बोल सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, देश के संविधान का कभी अपमान न करें,
और अगर आप अपमान करते हैं तो लोग आप पे देशद्रोह का जो इल्जाम लगाते हैं वो बाज़ाब्ता सी बात है। तो देश का कोई व्यक्ति प्रतिनिधि करने वाला है तो बाज़ाब्ता उसको जाना पड़ेगा। अब एक चीज़ बताइए, मोदी साहब बीजेपी के चीफ हैं और बीजेपी के मतलब जो जो लीडर हैं वो रूलिंग पार्टी के लीडर हैं। अब अमेरिका से कोई डील करना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट साहब को भेज दिया जाएगा, जो मालिक है पूरा देश का। मालिक नहीं जाएगा, कौन व्यक्ति जाएगा? जो नेता होगा, जो मालिक नहीं, जिसको कहा जा सकता है आप वो प्रधान होगा, मंत्रियों का प्रधान होगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री का जो पोस्ट होता है, जितने भी मंत्री होते हैं अलग अलग, उनके वो चीफ होते हैं। इसी कारण से वो जाते हैं किसी दूसरे कंट्री में किसी बात को रखने के लिए कि भाई हम आपके साथ अमेरिका के साथ वो जाएंगे तो आर्म्स डील करेंगे, चले जाएंगे वो कनाडा के साथ तो वहाँ पर किस चीज़ का वहाँ पे मतलब हाउसिंग वगैरह कैसे डेवलप किया जाए उसके लिए वहाँ पर डील करेंगे। साथ में चाइना जाएंगे तो वहाँ बिजनेस के लिए कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए इसके लिए वहाँ डील करेंगे। या फिर वो जापान जाएंगे तो टेक्नोलॉजी के लिए डील करेंगे। तो भाई वो घूमने नहीं जाते हैं, वो जो गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर रहे हैं वो घूमने के लिए नहीं कर रहे हैं, देश के उत्थान के लिए कर रहे हैं। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग बोलोगे कि मैं बीजेपी फॉलोअर हूँ। देखो मैं किसी भी पार्टी का अंधभक्त फॉलोअर नहीं हूँ। हाँ कोई अच्छा करता है तो उसके बारे में अच्छा बोलूँगा, अगर कोई गलत करेगा भाई तो गलत बोलने में मैं डरता भी नहीं हूँ। यूट्यूब पे भी ये स्ट्रीम हो रही है, नो डाउट 4 लोग मेरे अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा अच्छा का फेवर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छे हो और आप कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करते हो और साथ साथ में जो आपका नेता है उसकी आदर करते हो तो अच्छी बात है। हाँ देखो, राइट टू स्पीक सबको आर्टिकल 19A में लिखा हुआ है कि पर्सन हैव राइट टू स्पीक, लेकिन राइट टू स्पीक में अभद्र बातें नहीं बोल सकते हैं, अच्छी टिप्पणियां कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देश के वो कौन होते हैं? तो प्रतिनिधि होते हैं आधिकारिक तौर पे, इसीलिए उनको अलग अलग मुल्क जाना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैंने इस चीज को बता दिया ना, उच्च स्तर का जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक हो उसमें मोदी जी जाएंगे ही जाएंगे। वो नहीं जाएंगे तो किसको भेज दिया जाएगा? किसी राज्य के CM को भेज दिया जाएगा, पता चलेगा तो वो अपने देश अपने राज्य का फायदा करा देगा, देश का तो फायदा ही नहीं कराएगा। इसीलिए उस व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाता है जो मंत्री का प्रधान होता है, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। नेक्स्ट है PM के बाद, उसके बाद उनकी एक और फैक्ट आती है प्रधानमंत्री साहब की। वो क्या है कि द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। अब राष्ट्रपति जो हमारे देश के प्रमुख होते हैं और कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, उनके बीच में वो चेन बन जाते हैं। उनके बीच में वो कौन बन जाते हैं? तो वो चेन बन जाते हैं। तो वह व्यक्ति, अब देखो कैबिनेट डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से नहीं बात कर सकता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट बहुत ऊंचा होता है। तो बीच में बात करने के लिए कोई तो एक व्यक्ति चाहिए होगा। तो बीच में हमारे प्रधानमंत्री साहब होते हैं जो क्या करते हैं, कैबिनेट की किसी भी प्रकार का जो डिसीजन होता है, किसी भी प्रकार का निर्णय होता है या किसी भी प्रकार का डिमांड होता है, उसको वो किसके सामने रखते हैं? तो हमारे PM साहब के सामने रखते हैं। और PM साहब उसको क्या करते हैं? राष्ट्रपति के सामने में पारित करके, अगर लोकसभा राज्यसभा है तो वहां से डिसीजन आएगा, PM के पास, PM उसको लेके जाएंगे किनके पास? राष्ट्रपति साहब PM के ऑर्डर नहीं समझो तो एक विश्वास मत से होता है, अपने विश्वास से ही होता है। तो वो वहां से वो उसको अलाउ होगा तो अलाउ करेंगे, और नहीं तो अगर पुनर्विवेचन के लिए भेजना है तो फिर से वो डायरेक्ट PM को वापस कर देंगे, बोलेंगे जाइए मंत्रिमंडल में फिर से रखिए, फिर से डिसीजन आएगा तो मैं इसको देंगे। वैसा होता नहीं है जल्दी, लेकिन एक ये नियम है। अब क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच ये कड़ी का काम करता है। वह कैबिनेट के सभी फैसलों को राष्ट्रपति को बताता है जो संघ के मामलों में प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित है। वो राष्ट्रपति को क्या करते हैं? बताते हैं जा करके, ठीक है, जितने ही प्रकार की चीजें होती हैं। उसके बाद है हेड। नेक्स्ट आता है हमारा हेड, द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। अब देखो प्रमुख जो अथॉरिटीज हैं हमारे, देखो तो कुछ ऐसे आयोग होते हैं और कुछ ऐसे मतलब प्राधिकरण होते हैं, समिति होती है और विभाग होते हैं जिसके सुप्रीम हमारे PM ही होते हैं। अन्य कोई व्यक्ति उसका सुप्रीम नहीं हो सकता है। अब वो क्यों नहीं हो सकता है? अगर वो पर्सनल फायदा देखने लगेगा तो उससे नुकसान हो सकता है देश का। इसीलिए उस उच्च स्तरीय व्यक्ति को, मतलब प्रधानमंत्री को, वह पोस्ट दिया जाता है क्योंकि वह अपनी सारी गरिमाओं के साथ काम कर सके। अब वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, मतलब परमाणु कमान अधिकरण। अब देखिए न्यूक्लियर बहुत ही खतरनाक चीज होता है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने फायदा के लिए कुछ भी, देश के अगर बाय द वे वो दिमाग से थोड़ा पैदल निकल गया या फिर उसका दिमाग मतलब विचलित टाइप का हो गया, तो वो देश का जो इंपॉर्टेंट डेटा होगा बगल वाले पड़ोसी दुश्मन से बेच सकता है। तो इन सबों के लिए ना एक समझदार व्यक्ति को दिया जाता है। उसके बाद है नीति आयोग।
तो प्लानिंग कमीशन को बाद में बदल दिया गया था बच्चों नीति आयोग में। तो नीति आयोग ऐसा आयोग है जो किसी भी प्रकार का नया चीज करा जा रहा है देश में, तो वो नीति आयोग के पास जाता है। तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन है, वो किसी चीज का प्लानिंग करती है। और चलो बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, कौन सा ऐसा चीज को खत्म कर दिया गया जिसके कारण नीति आयोग लाया गया? आपको ही पता है प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग है, लेकिन क्या चीज खत्म हुई जिसके कारण नीति आयोग आए? आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या चीज को खत्म किया गया? योजना आयोग सर। तो वही तो छोटी, वही तो योजना आयोग को ही तो नीति आयोग कहते हैं। चलिए दूसरा कोई आप बताइए, चाहे सोचिए, दोबारा ट्राई कीजिए। चलिए हेल्प, थोड़ा हेल्प करते हैं। योजना करके आता है, वो कुछ योजना है जो वही तो बोले। 5 साल वाली योजना, पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिए। पंचवर्षीय योजना, जी 12वीं पंचवर्षीय योजना सर। हाँ, तो पंचवर्षीय योजना को क्या करा गया था बच्चों, ध्यान रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना बीजेपी के ही गवर्नमेंट में उसको स्थगित कर दिया गया और पंचवर्षीय योजना की जगह प्लानिंग कमीशन लाया गया था, जो प्लानिंग कमीशन को बाद में बदल के बीजेपी की सरकार ने नीति आयोग नाम दे दिया। और नीति आयोग के जो हेड होते हैं उनका नाम है हमारे प्रधानमंत्री। जो भी होंगे प्रधानमंत्री, अभी अगर मोदी साहब हैं तो मोदी साहब होंगे, आगे जो बनेंगे वो होंगे। उसके बाद है अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, कैबिनेट की नियुक्ति समिति। अब देखो कैबिनेट में भी नियुक्ति होती है, वो भी किनके हाथों होता है? तो वो होता है हमारे 1 मिनट, ओके, वो भी किनके हाथों होता है? तो वो भी होता है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मतलब परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा विभाग। ये भी किनके मतलब इसके भी हेड कौन होते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स, यहाँ पे अफेयर्स गायब हो गया, तो जो भी सॉरी यहाँ पे पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है। उसके बाद पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। देखो तो ये सब है, जैसे कि आंतरिक विभाग हो गया, कार्मिक विभाग हो गया, लोक शिकायत हुआ, पेंशन मंत्रालय हो गया, ये सब के चीफ हमारे प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट आती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, चीफ एडवाइजर, मतलब मुख्य सलाहकार। ही एक्ट्स एज द चीफ एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो हमारे राष्ट्रपति देश के होते हैं उसके मुख्य सलाहकार के रूप में हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देखो यहाँ सलाहकार के रूप में कहने का अर्थ ये हुआ कि देखो शक्तियों का जो आवंटन किया गया है भारतीय संविधान में, वो बहुत सोच समझ के किया गया है। इसका उदाहरण, इसमें एक 42वां संविधान संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में, जो कि संविधान में एक प्रॉब्लम आ गई थी। आपको बताया होगा, जब इमरजेंसी पढ़ा रहा होगा तो आपको याद होगा कि उसमें जो हमारी मतलब पीएम थी, उन्होंने क्या किया था कि अपने मर्जी से बिना मंत्रिमंडल के आदेश लिए हुए, आदेश नहीं मतलब उन लोगों का मत लिए हुए, जो हमारी पीएम थी वो देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी थी, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को हुआ था, आंतरिक तौर पे साथ साथ में बाहिक तौर पे, मतलब दोनों रूप में। तो इसीलिए 42वां संविधान संशोधन कराया गया था, जिसमें क्या किया गया था कि शक्तियों का आवंटन अलग अलग रूप में कर दिया गया, मतलब सभियों को दे दिया गया कि कोई एक व्यक्ति किसी डिसीजन को नहीं ले सकता है, और उसके लिए एक बड़ा सा मंत्रिमंडल होगा, एक पीएम होगा, साथ साथ में प्रेसिडेंट होंगे, और सभी का जो मतलब चैनल्स होंगे, वो सर्किल होगा, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, कोई भी अकेला किसी काम को नहीं कर सकता। तो इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि वो प्रधानमंत्री जो होते हैं हमारे, वो हमारे राष्ट्रपति के कौन होते हैं? तो सलाहकार होते हैं। और उसके बाद कह सकते हैं क्या कि द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ स्टेट पार्लियामेंट। अब ये भी बात है, जैसे कि प्रधानमंत्री केंद्रीय संसद जो होता है उसका वो कौन होगा? चीफ होगा, मुखिया होगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राज्य की संसद का मुखिया होता है, ये बात भी है, राज्य का जो संसद होता है उसका वो कौन हो जाएगा? मुखिया। अब क्या है, नीचे लिंक है आपको, ये लिंक आपको हम क्लिक करते हैं। चलो हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा प्राइम मिनिस्टर। अब उनकी एलिजिबिलिटी को देखते हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए बनने के लिए कौन कौन पात्र मतलब लायक होते हैं? तो उनके पास क्या, टू बिकम अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर वन हैज टू बी, मतलब एक भारतीय प्रधानमंत्री बनने के लिए एक व्यक्ति के पास क्या क्या होना चाहिए? तो क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ,
बताइए तो हिंदुस्तान का जो प्रेसिडेंट होगा वो न्यूनतम कितने उम्र का होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बन सके? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष। 30 वर्ष। एक बच्चे बोल 35 रहे हैं। सर। ठीक है, ठीक है। और 35। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी बच्चों एकदम थैंक यू। सभी लोग मेरे से पढ़े हो, याद है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अब मैक्सिमम उम्र क्या होनी चाहिए उनकी जब तक वो रह सकते हैं? कोई मैक्सिमम सीमा नहीं है इसका। एकदम सही, वेरी गुड। सही है क्या बच्चों? आप लोग बताओ, सही है? कोई सीमा नहीं है? 5 साल सर। नहीं तो 5 साल तक उनका कार्यकाल न रहता है बाबू। मैक्सिमम उम्र कब तक वो रह सकते हैं? क्या 65 साल, 70 साल? अनलिमिटेड सर। हाँ, अनलिमिटेड। हाँ, जब अगर वो कोई त्याग 95 पत्र साल ना तक हो दे जाए दे। उम्र तब भी वो रह सकते हैं, एकदम सही। देखो, न्यूनतम आयु प्रेसिडेंट की 35 होती है और मैक्सिमम आयु कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आगे हम लोग प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर कोई बनेगा तो उसको हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए, अ मेंबर ऑफ इधर राज्यसभा और लोकसभा, और साथ साथ में राज्यसभा और लोकसभा का उनको मेंबर भी होना चाहिए। साथ में एक और कंडीशन है, ही शुड हैव कंप्लीटेड हिज 30 इयर्स इफ ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और ही कैन बी 25 ईयर ऑफ एज इफ ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। देखो, ये वाला लाइन समझो तो इसको रट लीजिए आप लोग बाबू, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन में हाल फिलहाल, देखो मैं अपने बात, देखो मेरे से गलती होती है तो मैं अपनी गलती को हमेशा करता हूँ। हमारे और कृष्ण सर के बीच में टेस्ट चल रहा था, डिसीजन चल रहा था, तो वहाँ पे क्वेश्चन आ गया था कि कितना उम्र होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया 25 साल। फिर उन्होंने कहा 30 साल, फिर उन्होंने मुझे बाद में समझाया। ये चीज़ मेरे दिमाग से उतरी हुई थी। देखो, जबकि मैं हमेशा से पॉलिटी पढ़ा हूँ अच्छे से, लेकिन ये चीज़ मेरे दिमाग से उतर गई थी, क्योंकि ह्यूमन है, भूलने की आदत सब में होती है। एक्चुअली सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर किसी को व्यक्ति को बनना है तो उनको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना एकदम अनिवार्य है। साथ में उनको क्या होना चाहिए, अगर वो लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, तो उनको 30 साल उम्र पूरा करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर वो गड़बड़ बोल दिया। इफ ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर वो राज्यसभा के हैं तो उनको 25 साल कम से कम होना चाहिए, और अगर वो लोकसभा के हैं तो सॉरी, देखो फिर मैं उल्टा बोल रहा हूँ, क्या मजाक है। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ। सर, राज्यसभा का 30 वर्ष और लोकसभा का 25 वर्ष। हाँ हाँ, देखो वही, देखिए अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे से फिर से मिस्टेक हो रही है, क्योंकि देखो एक जगह गलती हो जाती है, वो बार बार वही गलती हमेशा होती रहती है। देखो, मैंने शुरू से नहीं पढ़ा। ही शुड हैव कंप्लीटेड 30 ईयर्स इफ ही इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखो, राज्यसभा के हैं तो उनका उम्र कितना होना चाहिए? 30 साल। देखो, ये वाला स्लॉट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो अगर राज्यसभा के मेंबर हैं तो 30 साल, और अगर लोकसभा के मेंबर हैं तो उनको कितना होना चाहिए बच्चों? तो उनको होना चाहिए 25 साल। तो ये एक कंडीशन था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा तो 30 साल और लोकसभा के हैं तो 25 साल उम्र, ठीक है। इसी चीज को, ये मिस्टेक मेरे से हो गई और पता नहीं, ये सिली मिस्टेक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लेकिन मैन इज मेड फॉर मेकिंग मिस्टेक, होता है कभी कभार जी। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब उनका क्या पोजीशन होता है, अब उनकी स्थिति क्या है, वो क्या कार्य करते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। राइट फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, द प्राइम मिनिस्टर इज ट्रीटेड एट अ मच हायर पेडेस्टल। मतलब जो पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उसी समय से प्रधानमंत्री का जो पोस्ट होता है उसको सबसे उच्चतम जगह पे रखा जाता है। He preeminences rest on his commanding position of the cabinet coupled with fact that he is a leader of majority party। और ये इसीलिए बच्चों होता है क्योंकि उनकी प्रधानता मंत्रिमंडल का वो चीफ होता है, और पूरा कमान, पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक प्रधानमंत्री के ऊपर होती है। इसी और साथ साथ में वो बहुमत जो हमारा बहुमत दल होता है, मतलब जो रूलिंग पार्टी होता है उसका नेता होता है, इसीलिए उनको सबसे विशिष्ट पोजीशन दे दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो सबसे पहले तो रूलिंग पार्टी के चीफ थे, एक नंबर बात। दूसरा, उनकी जो मतलब जो मंत्रिमंडल था, मैक्सिमम लोग उनके मतलब फॉलोअर्स थे। साथ साथ जितनी भी मतलब पावर एलोकेशन थी, मतलब शक्तियों का आवंटन करना, वो सब हमारे किनके अंदर में था? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू के अंदर में था। इसीलिए इन्होंने जो देश को शुरू किया था उस समय में क्लीमेंट एटली जो थे, क्लीमेंट एटली नहीं, वो थे, सॉरी मैं गलत बोल दिया, वो उस टाइम में ब्रिटेन के जो
चीफ थे, उन्होंने ये बात कही कि देश भले आज़ाद हो गया है हिंदुस्तान, लेकिन फिर भी अभी भी आज़ादी के बाद जिस व्यक्ति ने उस देश का कार्यभार संभाला है, वह अपने फ़ायदा के लिए ज़्यादा काम कर रहा है, बल्कि वो देश के लोगों की सेवा नहीं कर रहा है। तो इस पर बहुत सारे वाद विवाद हुए थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के कपड़े दूसरे कंट्री से धुल कर आते थे, वो बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। इसीलिए इस पर किसी व्यक्ति ने थे, मैं उनका नाम मेरे को नहीं अभी मिस कर रहा हूँ मैं, उन्होंने इस चीज़ को कहा था। तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती, लोग टीका टिप्पणी भी करते थे। उन्होंने ये भी कह दिया था कि देश ज़्यादा दिन तक आज़ाद रह भी नहीं पाएगा, फिर से ये गुलाम किसी न किसी कंट्री का बन जाएगा। लेकिन उनका बोलने का था, उन्होंने बोला, और जो बात सच्ची थी वो बात हुई बाद में। देखिएगा अब क्या है, ऑल दिस पोजिशन ऑफ पावर व्हेन कंबाइंड इन वन पर्सन मेक हिम रैंक मच अबव द ऑर्डिनरी मिनिस्टर। और जब ऐसी परिस्थिति आती है कि बहुत सारे लोगों उनको अपने मंत्रिमंडल का चीफ बनाते हैं, तो अलग अलग लोगों की जब शक्ति एक साथ आकर के जुड़ जाती है, तो वह एक सामान्य मिनिस्टर नहीं, वह एक सामान्य मंत्री नहीं रहता है, बल्कि वह उच्च कोटि का मंत्री बन जाता है। द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अगर गलती से प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, तो स्वचलित मतलब खुद ब खुद जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो डिसोल्यूट कर जाता है, वो विघटित हो जाता है। इट जनरेट्स अ वैक्यूम। द डिमाइस, रेजिग्नेशन और डिसमिसल ऑफ मिनिस्ट्री क्रिएट्स ओनली अ वैकेंसी विच द प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट लाइकली टू फिल। और यह एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है जो जिसको ना आसानी से फुलफिल भी नहीं किया जा सकता है। द गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट प्राइम मिनिस्टर। एक और बात कही है कि बिना प्राइम मिनिस्टर के एक गवर्नमेंट, एक सरकार नहीं चल सकती है। बट द एब्सेंस ऑफ मिनिस्टर कैन बी इजीली कंपनसेटेड। लेकिन मंत्रिमंडल में से कोई व्यक्ति गायब हो जाता है या फिर वो नहीं रहता है, तो उस केस में कोई दूसरे व्यक्ति को उस जगह पे उसकी नियुक्ति दे दी जाती है। द रिलेशनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब एक बात आता है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में क्या संबंध है, उसको समझिएगा। देर आर फ्यू आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद रिलेशनशिप विद बोथ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट शेयर विद ईच अदर। अब देखो हिंदुस्तान के संविधान को अगर आप ढंग से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, जो प्रधानमंत्री का जो संबंध होता है राष्ट्रपति के साथ उसको बताता है। वो कौन कौन सा है, देखो सबसे पहला जितने भी आर्टिकल हम सबको डिफाइन करेंगे बच्चों, पहले आर्टिकल आप लोग याद कर लो। सबसे पहला आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78। यह 3 विशिष्ट आर्टिकल्स हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक म्यूचुअल कनेक्शन को बताते हैं। उस चीज़ को हम लोग याद करते हैं, आप लोग इसको पहले याद करते हैं हम लोग। 74, 74, 75 और 78 ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब बोलोगे 75, 76, 77 कहाँ गया, तो वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट जितने भी आर्टिकल हैं उसको डिफाइन मैं करता हूँ। और राइट साइड में हम देख रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब को। ये हमारे हिंदुस्तान के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही लोग इनको नेक मानते हैं, कितने लोग इनको गलत भी कहते हैं, तो सबकी ओपिनियन है। आर्टिकल 19 सबको मिला हुआ है। आर्टिकल 19 से जो भी चाहे लोग चाहें तो अच्छे चीज़ें और अच्छे तरीके से किसी व्यक्ति की टिक्का टिप्पणी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये देश को बर्बाद कर दिए हैं, पर सच्चाई क्या है वो सबको पता है। हर व्यक्ति की गलतियां आदमी को ज़्यादा दिखती हैं, लेकिन उसके अच्छे काम नहीं दिखते हैं। देखो मैं इनका फेवर नहीं ले रहा हूँ, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, आप भी फैक्ट समझिएगा तो आप एक अच्छे इंसान जरूर बनिएगा। पहले आप जो भी आपका नाम हो उससे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए, और अगर आप अच्छे इंसान बनते हैं तो आप भविष्य में बहुत आगे जा सकते हैं। सभी आर्टिकल्स को हम लोग समझते हैं और ये लास्ट का पॉइंट रहेगा। आगे और भी मल्टीपल फैक्ट्स, चैनलाइजेशन बताऊंगा ग्राफिकल डिजाइंस के साथ, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग टोटल आर्टिकल्स को बच्चों देखते हैं। देखो आर्टिकल 74 क्या है, वो किस चीज़ को बताता है। मेंशंस हाउ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट आर बोथ कनेक्टेड। आर्टिकल 74 अगर आप पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं वह एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। कहाँ पे, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो किस प्रकार से पीएम से जुड़े हुए हैं और पीएम साहब किस प्रकार से हमारे प्रेसिडेंट से जुड़े हुए हैं, ये आर्टिकल 74 में हमें पता चलती है। द काउंसिल विद पीएम एज हेड
एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन वेरियस इशू। और आर्टिकल 74 में इसी चीज़ को लिखा गया है कि वह मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री के साथ रहेगी, जो प्रधानमंत्री किसी विशिष्ट पार्टी का हेड होगा, वो प्रेसिडेंट को किसी भी विभिन्न प्रकार के इशू पर, मतलब किसी भी विभिन्न प्रकार के बातों पर वो चाहेगा तो वो एडवाइस दे सकेगा। मतलब प्रधानमंत्री जो एडवाइस देंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब को, वो आर्टिकल 74 के अंतर्गत इस चीज को मेंशन करा गया है। आर्टिकल 75 हमारा क्या कहता है कि मेंशंस 3 थिंग्स। आर्टिकल 75 में याद रखिएगा 1, 2 और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसको ए, बी और सी, या फिर 75 का क, ख और ग, ऐसे करके आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। देखो सबसे पहला है प्रेसिडेंट अपॉइंट्स पीएम, कि सबसे पहला क्या है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। और अन्य जो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में व्यक्ति होंगे उनकी भी नियुक्ति कौन करेंगे, तो हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन किनके बोलने पर, हमारे प्रधानमंत्री साहब के बोलने पर, इन्हीं के बोलने पर वो, उन्हीं के एडवाइस पर वो डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट है मिनिस्टर होल्ड्स देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर होल्ड देयर ऑफिस, मतलब जो प्रधानमंत्री का ऑफिस होता है वो मिनिस्टर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट। और मतलब जो मिनिस्टर का जो ऑफिस होगा वो एक तरीके से मतलब किनके द्वारा संगठित रहेगा, तो वो अन्य मिनिस्टर के द्वारा, मतलब जो हमारे जो पीएम के मंत्रिमंडल होगा उनके द्वारा वो क्या रहेगा, होल्ड किया जाएगा, मतलब उनके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। और लोकसभा जो होगी वो किन के अंतर्गत, मतलब किन के द्वारा मतलब चलाई जाएगी, तो वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि हमारे प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होगा उनके द्वारा सामुदायिक तौर पे, मतलब एक साथ मिलाकर चला जाएगी। ऐसा नहीं होगा कोई एक व्यक्ति बोल देगा कि फला चीज में अमेंडमेंट कर दो, कोई एक आर्टिकल बना दो, तो वैसा नहीं होगा। वो सामूहिक तौर पे चढ़ाई जाएगी। इस चीज का बाजाप्ता पूरा का पूरा मतलब व्याख्या किया गया है आर्टिकल 75 के अंतर्गत। तो यह 3 इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स रहे आर्टिकल 75 के अंतर्गत। नेक्स्ट बच्चों है हमारा आर्टिकल 78 को समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पीएम कम्युनिकेट्स ऑल डिसीजन मेड बाय द काउंसिल ऑफ मेंबर्स टू प्रेसिडेंट। ये बच्चों आर्टिकल 78 आप याद रखिए, ये वाला आर्टिकल लोग भूल जाते हैं, मैंने देखा है। और ये क्या है कि जो भी डिसीजन होगा जो मंत्रिमंडल के द्वारा दिया जाएगा प्रधानमंत्री को, वो सारे डिसीजंस को पीएम जो प्रधानमंत्री होंगे लेकर के जाएंगे किनके पास में, प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रेफर इशू फॉर द कंसिडरेशन फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट के पास जब कोई भी चीज जाती है बच्चों, कोई भी निर्णय जाता है, तो वो प्रेसिडेंट के पास वीटोज होते हैं। तो वो कौन कौन काम कर सकते हैं, या तो उसको पास कर देंगे, या तो वो उसको फेल कर देंगे, या फिर पॉकेट पीटो की मदद से उसको अपने पास रख लेंगे। और एक और कंडीशन रहती है कि अगर मंत्रिमंडल के द्वारा धन विधेयक उनके पास आता है, प्रेसिडेंट साहब के पास, तो उस धन विधेयक को वो फेल नहीं करेंगे, वापस नहीं भेजेंगे, उनको पास करना ही पड़ेगा। अगर धन विधेयक लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा, मतलब या लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी उनके पास धन विधेयक आता है, तो उनको तो वो पास करना ही पड़ता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे 74, 75 और 78। इन सभी चीज़ों को आप पढ़ सकते हो, हमारे कोई भी डीडी बसु के बुक से पढ़ सकते हो, एम लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो। देखो मैं किसी एक बुक को आपको नहीं बोलता हूँ, आप देखो हम लोग तो मल्टीपल बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन आप एक ही बुक एक बार में पढ़िएगा। अगर लूसेंट पढ़े तो पहले लूसेंट कंप्लीट करना, उसके बाद ही किसी दूसरे बुक में आप हाथ लगाना। वैसे इस बुक जो एम लक्ष्मीकांत है, इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। और हाँ, मैं लास्ट टाइम में बच्चों आप लोगों से कहा था कि मैं आपको ज्योग्राफी का नोट्स देने वाला हूँ, लेकिन मेरे से प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि मेरे पास इंग्लिश मीडियम का नोट था, हिंदी मीडियम वाला अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं नहीं दे सका था। वैसे मैं यूट्यूब पे क्लास को रोक रहा हूँ क्योंकि बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट डे हम लोग यूट्यूब वाले बच्चों को मैं बता दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का अगला कंटेंट में हम लोग पूरा कंटेंट को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप क्लास को एंड कर सकते हो।